हेलो नमस्कार, वेलकम टू चाय इंजीनियर शो। हम लोग आ चुके हैं ऐसे पॉडकास्ट के सफर में, हम लोग आगे लेके चल रहे हैं अपने को, जिसमें हम एक ऐसी पॉडकास्ट की सीरीज लेके आए हैं जो मेरे बरेली के होम टाउन से आती है, जो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है। तो इसी सीरीज में हम लोग ऐसे लोगों से मुखातिब होंगे जो बरेली की बड़ी बड़ी शख्सियत बने और इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स बरेली में बनते चले जा रहे हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो बहुत ही बड़ा उनका कॉर्पोरेट का सफर रहा है। लाखों करोड़ों की जॉब करी उन्होंने, सीएफओ के पद पे रहे, एक कंपनी को बहुत आगे तक लेके गए, 700-800 करोड़ की कंपनी बनाया और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने शहर बरेली आ गए और फार्मिंग कर रहे हैं। 5 ईयर खेती में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं 2 साल से। मैं वेलकम करता हूं मिस्टर मनु प्रणव का। नमस्कार प्रमित जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके शो पे आके और मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने एक इस तरह की पॉडकास्ट शुरू करी है जिसमें आप बरेली के सम्मानित लोगों को बुलाना चाहते हैं और आपने मुझे सम्मान दिया, इसकी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपका कॉर्पोरेट लाइफ में अनुभव कितना बड़ा रहा, कितने टाइम तक रहा? प्रमित जी, मैं सन 2002 में दिल्ली चला गया था और मेरा कॉर्पोरेट का जॉब्स मेरे लगभग 25 साल का मेरा अनुभव ये रहा है सब मिलाकर, जिसमें मैंने विभिन्न कंपनियों में काम करा है और फिर एक लंबी पारी मैंने एक सिंगल कंपनी में लगभग 15 साल के आसपास उसमें काम किया। अच्छा, तो ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि आपको आपके नेटिव शहर बरेली में ये वापस ले आई और आपने फार्मिंग के क्षेत्र में कुछ करने के लिए सोचा? प्रमित जी, देखिए, मेरा दिल्ली जाने से पहले और वहाँ पर रहने के दौरान कभी मेरा बरेली से नाता नहीं टूटा। मेरा हमेशा ही मन था कि मैं अपनी पैतृक भूमि जन्मभूमि में आकर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ। और फिर जब यहाँ पे जब कोविड का काल आया और उस टाइम पे जब हमने देखा कि आप चाहे कितना भी पैसा कमा लीजिए और कितना भी वो कर लीजिए, अंत में आपको आपका घर ही दिखता है। तो फिर बस वहीं से कुछ प्रेरणा मिली, कुछ लोगों से ऐसा जुड़ा हुआ कि फिर बस दिल्ली छोड़कर हम वापस बरेली आ गए और फिर यहाँ पर हमने फार्मिंग का सोचा। हमने देखा कि एक फार्मिंग सेक्टर में एक उभरता हुआ सेक्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की, नौजवान लोगों की, एक्सपीरियंस लोगों की बहुत कमी है। तो हमने सोचा इसमें काम करके देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इसमें और एक्सेल कर सकते हैं। तो हमने देखा ओवर द पीरियड अच्छा क्षेत्र है, तो इसमें काम करना शुरू कर दिया। तो क्या फ़र्क समझते हैं? पहली बात तो एक जॉब में और एक बिजनेस में, और दूसरा फ़र्क ये कि गांव की एक स्लो लाइफ और एक फास्ट हैपनिंग कॉर्पोरेट लाइफ जो आप जी के आए हैं। क्योंकि स्पार्क तो देखिए फास्ट लाइफ में लोगों को दिखता है, आधुनिकता की ओर आदमी ज़्यादा चला जा रहा है, और आप पीछे की तरफ गांव में वापस आए हैं, तो क्या फ़र्क दिखते हैं? रमेश जी, इस बात से मैं थोड़ा आपका इत्तेफाक नहीं रखूँगा। आज गांव कहीं पीछे नहीं है और कॉर्पोरेट लाइफ से ज़्यादा चैलेंजेस आज गांव किसानी में है। कॉर्पोरेट लाइफ में आपको बताने वाले लोग होते हैं, आपको मार्गदर्शन करने वाले कई लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन किसानी में ऐसे लोग नहीं हैं, उनकी बहुत कमी है। तो चैलेंजेस किसान की लाइफ में उतने ही ज़्यादा हैं जितने कॉर्पोरेट लाइफ में हैं। और जहाँ तक बात रही एक एंटरप्रेन्योर होने में, बल्कि मैं कहना चाहूँगा फार्मरप्रेन्योर होने में और एक जॉब में होने में, तो उसमें बहुत डिफरेंसेस है। पहले 9 से 5 की जॉब होती थी, अपना आप जॉब करें, फिर उसके बाद जो भी आपको करना है आप घर आके अपना रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन एक फार्मर या फिर एक एंटरप्रेन्योर होने के बाद आप 24 घंटे के गुलाम हो जाते हैं। मनु जी, एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप हुए अपनी ज़िंदगी में, तो उसमें भी आई एम श्योर बहुत स्ट्रगल रही होगी और एक ऊंचाइयों तक आप पहुँचे। तो कैसा लग रहा है कि आप एक फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जर्नी को? तो घर वालों का कैसे सपोर्ट रहा और सामाजिक दृष्टि से आप कैसा देखते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, पहले मैं कॉर्पोरेट लाइफ में एक सीएफओ रहा, मैं डायरेक्टर भी कई कंपनियों में रहा और आज भी कई कंपनियों में डायरेक्टर हूँ मैं। चैलेंजेस, देखिए, कॉर्पोरेट में चैलेंजेस अपने तरीके के होते हैं, उनका एक सेट पाथवे होता है, सेट रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आपको काम करना होता है। और जब आप एक पेइंग कैरियर को छोड़कर एक ऐसे कैरियर को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें आगे क्या भविष्य रहेगा उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, तो हाँ, बहुत सारे आपको क्या नाम है, घर वालों से, समाज से और अपने आप से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर खुद देना होता है। जब मैंने शुरू किया तो मेरी फैमिली में भी थोड़े से अपोजिशंस थे, पर मैंने उनको कन्विंस किया, समझाया। फिर मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला, मुझे मेरे फादर से बहुत सपोर्ट मिला। सोशली आज भी मैं कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा हूँ,
लोग अब भी मुझसे कई इस तरह से, जैसे आपने अभी सवाल किया वैसे और भी लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप इतना हाई पेइंग जॉब छोड़ के आपने फार्मिंग शुरू करा, तो फिर वो तो समय ही बता पाएगा। हाँ, मैं भी इस चीज़ को पूर्णतः अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने और अभिनव ने भी अपनी हाई पेड इंजीनियरिंग जॉब छोड़ी थी और चाय का ठेले से शुरुआत करी थी, और हमें भी बहुत सारी सामाजिक दृष्टि से चैलेंजेस आए थे। तो आई एम श्योर कि सारे चैलेंजेस लगभग सेम ही लेवल पे चलते हैं एक तरीके से। अब आप समझ सकते हैं मेरा दर्द किस प्रकार रहा होगा और किस प्रकार है। आप तो आज शायद उन चैलेंजेस से बाहर आ चुके हैं, पर अभी भी मैं उन चैलेंजेस को फेस कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में मैं इनसे बाहर आ पाऊँ। सर, आप हमें अपनी फार्मिंग के बारे में बताइए। मैंने सुना है कि आप कोई नई तरीके की फार्मिंग कर रहे हैं, 5 लेयर फार्मिंग। क्या होती है सर? हाँ प्रमित जी, किसानी एक बहुत ही नवीन उद्योग है। मैं उद्योग इसलिए कह रहा हूँ कि लोग आज तक इसको उद्योग नहीं मानते हैं, इसको एक काम की तरह देखते हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप सही मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करें जो हमने सीखे, तो हम भी इसमें कई गुना इनकम ला सकते हैं। जिसमें अभी नवीनतम टूल जो है, जिसको हम पंच स्तरीय या फिर 5 लेयर फार्मिंग कहते हैं, ये परंपरागत खेती से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है। बस इसमें और परंपरागत खेती में यही अंतर है कि स्पेस मैनेजमेंट करना, कौन सी फसल कब और किस तरीके से लगाई जाए, इसका एक अनुभव लेकर और फिर उसको प्रॉपर तरीके से करना ही 5 लेयर फार्मिंग है। जिससे कि किसान एक ही ज़मीन में, एक ही जगह पे, एक ही बार में 5 विभिन्न तरह की फसलें उगा सकता है। 5 तरह की फसलें उगाने का मतलब कि उसकी इनकम 5 गुना बढ़ना। तो एक ही छोटे से ज़मीन के प्लॉट पे, अगर एक छोटी सी ज़मीन पे जहाँ किसान आज की डेट में 10,000 20,000 कमा रहा है, वहीं पे वो एक महीने में या फिर एक वर्ष में 1,00,000 2 लाख भी कमा सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है या पुराने टाइम से है? थोड़ा सा अवेयरनेस लोगों को कम रही, और क्या समझते हैं आप? नहीं प्रमित जी, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, पर इसे आज करने के तरीके नए हो गए। आज लोग इसे नए दृष्टिकोण से देख रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम भी इस तरह की बहुफसलीय उपज करते थे, पर लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करना कम कर दिया और इसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा कम कर दिया, जिसकी वजह से ये पुरानी होती चली गई। अब इसको नए तरीके से किया जा रहा है, बस इसमें थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ा सा आपको इसमें और महत्व देने की ज़रूरत है और आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा सर, फार्मिंग की लाइन में कैसे शुरुआत हुई? क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं एक फार्मर को फार्मर बनने के लिए? फार्मिंग की लाइफ में शुरुआत, देखिए मेरा बचपन से ही मन था फार्मिंग करने का, क्योंकि अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे फादर फार्मर थे। ओके। लेकिन फिर वो अपना अलग बिजनेस करते थे, लेकिन वो कभी भी, हम लोग कुछ लैंड वगैरह थी हमारी, तो हम जाते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे लोगों को काम करते हुए देखते हुए। तो एक जैसे कह सकते हैं एक इन्फेचुएशन था उस चीज़ को लेके, तो हमने सोचा इसको भी ट्राई करके देखते हैं। जब हमने इसको पढ़ा, डिटेल में समझने की कोशिश करी, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लगा। और हमारी बचपन से आदत रही है कि जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है उसको हम पूर्णता से करने की कोशिश करते हैं। अब एक आदमी को क्या क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो फार्मिंग के लिए आपको लैंड चाहिए। फार्मिंग तो लैंड पे ही होगी। हाँ, आजकल बहुत सारी नई तकनीक आ गई है, लेकिन अंततः उनमें भी लैंड की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो पहले उसको एक लैंड चाहिए, पहले उसको डिसाइड करना है कि उसको कितने क्षेत्र में फार्मिंग करनी है। अच्छा, लैंड तो बहुत महंगी है इस देश में और महंगी होती चली जा रही है निरंतर। लोग कैसे करेंगे फिर? ये तो एक महंगा व्यापार हो गया, मैं कहना चाहूँगा। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि लैंड बहुत महंगी है, खाली लैंड खरीद के ही फार्मिंग नहीं होती है। लैंड को आप लीज पे भी ले सकते हैं। पुश्तैनी लैंड होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हम पे भी कोई पुश्तैनी लैंड नहीं थी, हमने भी बहुत सारी लैंड आज लीज पे ली है, कुछ खरीदी भी है अभी। लेकिन लैंड एक कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। आप छोटे से भी शुरुआत कर सकते हैं। छोटे से शुरुआत करने पे आपको आइडिया लगता है, आपको समझ में आता है कि आपका कमिटमेंट इस पर्टिकुलर उद्योग की तरफ है या नहीं है। मैं बार बार उद्योग शब्द पे इसलिए जोर दे रहा हूँ कि आप इसको एक उद्योग की तरह चला सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और रहेगा कि कितने मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपने स्टार्ट किया था फार्मिंग की लाइन? देखिए, अगर लैंड का अगर हम इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, अगर लैंड को हम इन्वेस्टमेंट नहीं काउंट करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेहनत की बहुत ज़रूरत है। आपको इसमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। आपको हर चीज़ का समय पे निरीक्षण करना पड़ता है और समय पे उसका निदान करना पड़ता है। देखिए, लैंड अगर आप लैंड को
लीज पे भी लेना चाहते हैं और अगर उसकी कॉस्ट जोड़ना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस उद्योग को शुरू कर सकते हैं। तो आपने कितने रुपए से स्टार्ट किया था? देखिए, मैं थोड़े बड़े स्तर पे फार्मिंग कर रहा हूँ, तो फिर मैंने लगभग 5 एकड़ से शुरुआत की थी और आज लगभग मैं 25 एकड़ लैंड में फार्मिंग कर रहा हूँ, जिसमें हर तरीके की फार्मिंग है, जिसके अंदर मैंने एक बाग भी लगाया है जिसके अंदर अमरूद है, अनार है, आम है, और मैंने 5 लेयर फार्मिंग भी कर रहा हूँ जिसमें मैं एक जगह पे 5 तरह की सब्जियां उगाता हूँ। तो मेरा जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मैं लगभग इसमें 4 लाख रुपए लगाए थे। अच्छा, इससे एक मल्टी डायमेंशन बिजनेस भी निकल के आता है कि अलग अलग बिजनेस भी इससे रिलेटेड होते हैं किसी गांव के क्षेत्र में, तो उस बारे में कुछ बताइए कि कौन कौन से बिजनेस फार्मिंग से रिलेटेड हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने। फार्मिंग अगर देखा जाए तो एक पूरी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और एक इकोनॉमी का स्टार्टिंग पॉइंट होती है फार्मिंग, क्योंकि जितना भी आज अगर आप देखो किसी भी देश को अगर आप देखेंगे तो उसका बेसिस ही फार्मिंग है कि वो देश कितना प्रोड्यूस करता है, कितना फूड प्रोड्यूस करता है उसको, और या फिर उसे इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है। आज आप देखिए हमारा भारत देश वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है फार्मिंग गुड्स में, और आप देखिए आज मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं होऊंगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी में 3रे पायदान पर है और उसमें फार्मिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और आप ये पूछते हैं कि क्या मल्टी डायमेंशन, इससे आप बहुत सारे उद्योगों को जोड़ सकते हैं। चाहे आप प्रोसेस करके फूड अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट मंडी में जाके बेच सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं, और मल्टी प्रोडक्ट्स फैसेट प्रोडक्ट्स में देखा जाए तो फिर आप अपना हाथ लगा सकते हैं। आप जो आपके पास सब्जियां बचती हैं या फिर जो सब्जियों का आप पहले प्रिक्योर करते हैं उसका आप अचार डाल सकते हैं, तो अचार का बिजनेस कर सकते हैं, और एक गांव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इस देश में जब आज का युवा जो है गांव से शहरों की ओर भागता चला जा रहा है, हम देखते चले आए हैं, आप क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या पलायन वापस गांव की तरफ होगा शहर से? देखिए, मैं तो गया हूँ और मैं आशा करता हूँ शायद मुझसे प्रेरित हो गए कुछ लोग और भी आए, क्योंकि आज मेरे कई दोस्त जब मेरी लाइफ में मेरे से मिलने आते हैं और देखते हैं कि मैं कितना रिलैक्स होकर काम कर रहा हूँ, आज अपनी मर्जी का मालिक हूँ, तो वो भी बड़े आकर्षित होते हैं। हाँ, जो युवा शहर की तरफ भाग रहा है उसे आज जिसे आप कहेंगे ग्लैमरस जिंदगी, लाइफस्टाइल का बड़ा शौक है, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ग्लैमर जो है कुछ दिन का होता है, जब सच्ची हकीकत बाहर आती है तो आदमी को लगता है कि हाँ, गांव की ज़िंदगी में कितना सुकून है। तो मैं आशा करता हूँ ज़रूर लोग वापस आएंगे। तो क्या आप उस सुकून को महसूस कर पाते हैं? बहुत बहुत। गांव की लाइफ के बारे में लोगों में बहुत इमेजिनेशन है कि बहुत फैंटेसीज़, वहाँ पे ऐसी दुनिया होगी, वैसी दुनिया होगी। आपकी नज़र के चश्मे से मैं देखना चाहता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ के लाइफ के कुछ पल अगर आप बताना चाहें तो। सबसे बढ़िया पल होते हैं जब गांव वालों से इंटरेक्शन होता है। जब भी हम गांव में जाते हैं तो हमारी एक चौपाल टाइप की सी बनी हुई है जहाँ पे हम लोग जाके अधिकतर बैठते हैं, तो वहाँ पे कई गांव वाले आके जुड़ते हैं, बातचीत होती है। तो हमसे कई बार पूछते हैं कि बाबूजी आप तो इतने पढ़े लिखे हो, आप कहाँ हम उजट गंवारों के बीच में आ गए। कहने को उजट गंवार अपने आप को कहते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा अक्लमंद और उनसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति कोई नहीं है। अच्छा, कैसे 100 रुपये को खर्च किया जाए, उनसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से शायद आपको बड़े से बड़ा मैनेजमेंट गुरु भी ना समझा पा। एक 100 के नोट में वो अपना पूरा दिन चलाते हैं, अपनी बीवी को खुश रखते हैं और अपने बच्चों को खुश रखते हैं। उससे जुड़े बहुत सारे किस्से होते हैं। जब हाट लगती है तो हम 2 लोगों को बहस करते हुए देखते हैं 5 रुपये के लिए। अच्छा, कि नहीं, भले ही वो उसमें 1 घंटा बहस कर लेंगे शायद, मतलब एक तरीके से होता है जब आपने देखा वो लेडीज़ बार्गेन करती हैं तो वो कहती नहीं ये कपड़ा 10 रुपये का नहीं 2 रुपये का है, 5 रुपये का है, 3 रुपये का है। और यहाँ पे अगर बार्गेन होता है तो शायद उस समय की वैल्यू ज़्यादा हो पर उस पैसे से, तो उससे जुड़े बहुत सारे इंटरेस्टिंग किस्से होते हैं। तो अब आपके लाइफ के सफ़र में एक तो आपका कॉर्पोरेट का पड़ाव हो गया, दूसरा आप फार्मिंग के क्षेत्र में आ गए, अब तीसरा और आगे का पड़ाव क्या है अपनी ज़िंदगी? देखिए, अभी तो नहीं सोचा है, अभी तो इसी आज के समय में हम लोग जो एक्चुअल सब्जियों का या फलों का जो स्वाद था वो भूल चुके हैं। आज हाई डेंसिटी फार्मिंग और आज ओवर ग्रोथ फार्मिंग की वजह से लोग एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन वैल्यू आर्टिफिशियली इंजेक्ट करा के जो है प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाते हैं। हमारी कोशिश ये है कि नेचुरली प्रोडक्ट्स को उगाया जाए, ऑर्गेनिक भी और नेचुरल भी।
ऑर्गेनिक और नेचुरल में थोड़ी समानता है और थोड़ी विभिन्नता है, वो एक टेक्निकल टॉपिक है। तो उसको उगाया जाए, उसको उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए। तो उसके लिए हम एक नया अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, फार्म टू टेबल। अभी हम लोग के खेत में लगभग 11 तरह की विभिन्न सब्जियां हो रही हैं। मैंने कई बार शायद आप लोग के अभी सब्जी दी है, तो आप लोग उनका स्वाद में कुछ महसूस हुआ, कुछ डिफरेंस आपको समझ में आया? हाँ बिल्कुल, सॉफ्टनेस और ताजगी ज़रूर महसूस होती है, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको। तो एंड में आप हमारे यूथ को क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे अपने लाइफ के सफ़र से? बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप अपने में विश्वास रख सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप चाय कॉलिंग शो में आए मनु जी, आपने अपने अनुभव हमसे शेयर करे। थैंक यू प्रमित जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का पॉडकास्ट सक्सेसफुल हो और आप लोग ऊंचाइयों की नई बुलंदियों पे पहुँचे, कामयाबी की नई बुलंदियों पे पहुँचे। थैंक यू। तो ये थे मिस्टर मनु प्रणव, जो फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उनसे हमें ये भी सीखने को मिला कि एक मुकाम हासिल करने के बाद जीवन हमें दूसरे मुकाम का मौका हमेशा देती है। तो ऐसी ही शख्सियतों से जुड़ने के लिए आप हमारा चाय इंजीनियर शो देखते रहिए। हम नए नए राइजिंग और इस्टेब्लिश लोगों से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।